ओके, ठीक है। स्वागत है आप सबका। और आज फिर एक नए विषय के साथ हम लोग उपस्थित हैं यहाँ पर। आज जिस मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। 3 नाम लिखे हुए हैं बोर्ड पर यहाँ पर: मार्क्सवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वैज्ञानिक समाजवाद। ये तीनों ही नाम एक दूसरे के समानार्थी हैं, पर्याय हैं। एक ही व्यवस्था के 3 अलग अलग दृष्टिकोण हैं उसे परिभाषित करने के और उसे देखने के। अलग अलग एंगल से अगर देखेंगे, अगर व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखेंगे तो मार्क्स का क्योंकि नाम जुड़ा हुआ है तो इसलिए मार्क्सवाद हो गया। दार्शनिक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हो जाएगा। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे, सामाजिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो वैज्ञानिक समाजवाद हो जाएगा। बात एक ही है। क्या है समाजवाद, क्या है इसकी मुख्य बातें? वर्तमान समय में भी समाजवाद कोई नया शब्द नहीं है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं पार्टियां चल रही हैं और नेता ये बात कहने में बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हम समाजवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं। तो आखिर क्या है समाजवाद, क्या है मार्क्सवाद, क्या है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और इसकी दार्शनिक विचारधारा क्या है और शिक्षा में इसका क्या योगदान है? क्या ये आज के समय में भी प्रासंगिक है या नहीं? इन सब सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, मार्क्सवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और सामाजिक वैज्ञानिक समाज। ये जो विचारधारा है पूरी, इस विचारधारा को देने वाले हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ऐसा आदमी दुनिया का जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। 3 लोगों का बड़ा योगदान माना जाता है मानव जाति के इतिहास में उसे बदलने के लिए: चार्ल्स डार्विन, सिगमंड फ्रॉइड और कार्ल मार्क्स। ये 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के इतिहास पर, दुनिया की दिशा पर बहुत ही अर्थपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। उन्हीं में से एक व्यक्ति हैं कार्ल मार्क्स, जिनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो पहले हम कार्ल मार्क्स के ये जो 3 नाम हैं इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है? ठीक है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, वैज्ञानिक समाजवाद क्या है और इस विचारधारा का आधार क्या है, कैसे ये चीजें पैदा होती हैं, इसका मतलब क्या है आखिरकार, दार्शनिक रूप से इसका मतलब क्या है। द्वंद्ववाद या द्वंद्वात्मक स्थिति या डायलेक्टिकल फिलॉसफी का नाम अगर आपने थोड़ी राजनीति शास्त्र को पढ़ा हो या दर्शन शास्त्र को पढ़ा हो तो डायलेक्टिक शब्द मार्क्स के लिए नया नहीं था। डायलेक्टिक शब्द तो ग्रीक टाइम से ही चला आ रहा है, पर डायलेक्टिक शब्द को सबसे ज्यादा रोचक तो नहीं बल्कि पॉपुलर दार्शनिक जगत में सबसे ज्यादा परिचित कराने वाले विद्वान का नाम है हीगल। हीगल का नाम हमने जब आदर्शवाद के बारे में बात हुई थी उस समय भी किया था। अब फिर हम बात कर रहे हैं, पूर्वगामी हैं हीगल मार्क्स के। और हीगल शुद्ध रूप से आदर्शवादी विचारक हैं, आदर्शों की बात करते हैं, पारलौकिक सत्यों की बात करते हैं, मूल्यों की बात करते हैं। ठीक है, तो एक बात तो ये समझ लेने की है कि मार्क्स का जो दर्शन है पूरा उन्होंने हीगल के मेथड को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ाया है, पर जो का त्यों नहीं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है कार्ल मार्क्स का, आपने सुना होगा उसको। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मैंने हीगल के तर्क का मतलब द्वंद्ववाद, अभी मैं बात करूंगा कि इसका मतलब क्या होता है द्वंद्ववाद। मैंने हीगल के तर्क को सर के बल खड़ा पाया, मैंने उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया है। यानी कि हीगल जितनी भी बातें करते हैं वो आध्यात्म की बात करते हैं, वो पारलौकिक चीजों की बात करते हैं, वो आदर्शों की बात करते हैं, वो दूसरी दुनिया की बात करते हैं। उनके लिए मानव बहुत तुच्छ प्राणी है। पर मार्क्स क्या कहता है? मार्क्स ठीक उल्टी बात करता है उनकी। मार्क्स आध्यात्मिकता की बात नहीं करता, मार्क्स पारलौकिक चीजों की बात नहीं करता, मार्क्स आत्मा परमात्मा की बात नहीं करता, मार्क्स धर्म की बात नहीं करता है। मार्क्स बात करता है इस जगत की, मार्क्स बात करता है भौतिकता की। बाहर जो चीजें हमें दिख रही हैं, हमारा इतिहास, हमारा वर्तमान, हमारा समाज, हमारा अर्थशास्त्र, इनके बारे में बात करता है। तो आध्यात्मिकता से उतार कर द्वंद्वात्मक विधि को
हीगल की जो द्वंद्वात्मक विधि है वो आध्यात्मिक विचारों पर आधारित है, ठीक। पर कार्ल मार्क्स की जो है वो भौतिक विचारों पर आधारित है, भौतिक विचार। अब ये दो सिरे हैं, भौतिकता और आध्यात्मिकता। इसीलिए मार्क्स कहता है कि मैंने मार्क्स के विचारों को सिर के बल खड़ा पाया और मैंने उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया है, मैंने उसे सीधा कर दिया है। भौतिकता ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कि आध्यात्मिकता की। आत्मा, परमात्मा, परलोक की जो हम बातें करें उसका कोई मायने नहीं है, उससे मानव जीवन की स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिससे फर्क पड़ने वाला है वो है भौतिकता, और उसी के बारे में हम बात करें। ये कहा है सब कार्ल मार्क्स ने, और यहीं से इनका चिंतन शुरू होता है। तो देखें हम थोड़ा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से क्या मतलब है। द्वंद्ववाद की जो विधि है, डायलेक्टिकल कहते हैं इसको इंग्लिश में, डायलेक्टिकल। डायलेक्टिकल मैथड, ये तरीका इस्तेमाल किया। इसीलिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भौतिक जगत की व्याख्या करता है। मार्क्स कैसे करता है? इस विधि का इस्तेमाल कर। अब भौतिक शब्द को तो मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं। भौतिकता का मतलब क्या है? जो दिख रहा है, जो हमारे सामने है, जो एम्पिरिकल है, जो समाज है, जो अर्थ है, ठीक है, जो उत्पादन के साधन हैं, जो लोग हैं, वो सब भौतिक है। तो भौतिकता की व्याख्या, भौतिकता के महत्व की व्याख्या डायलेक्टिकल मेथड से करता है मार्क्स। और डायलेक्टिकल मेथड डायलेगो शब्द से बना है, डायलेगो, और इसका मतलब होता है तर्क वितर्क। कैसे भौतिकता के बारे में जाने? तर्क और वितर्क से। तर्क करें, वाद विवाद करें, इसी को डायलेक्टिकल मेथड का मतलब क्या होता है? आप हिंदी में कहें तो वाद विवाद की विधि। अब ये जो वाद विवाद की विधि है, इसमें तीन चीजों पर बल देते हैं, हीगल भी और मार्क्स भी। इनके नाम आपने सुन रखे होंगे। कौन कौन सी? ये तर्क वितर्क कैसे होगा? तीन चीजें इसमें निकल के सामने आएंगी, वाद या थीसिस, ठीक है, प्रतिवाद, एंटीथीसिस, एंटीथीसिस और संवाद, सिंथेसिस। ये जो क्रम है तीन चीजों का, हीगल कहता है कि दुनिया ऐसे ही बनी है। एक प्रत्यय, उसके अगेंस्ट में दूसरा प्रत्यय, दोनों मिल जाते हैं तो फिर एक तीसरा प्रत्यय संवाद के रूप में बनता है। और फिर संवाद अपने आप में फिर वाद बन जाता है, एक तथ्य बन जाता है, वो एक प्रत्यय बन जाता है। और फिर उस एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और तीसरे के बाद फिर सिंथेसिस हो जाता है। आध्यात्मिक चीजों पर, विचारों पर ये इस चीज को लगा देते हैं। आध्यात्मिकता की व्याख्या करते हैं द्वंद्वात्मक विधि से। वाद, प्रतिवाद और संवाद। एक चीज की स्थापना होगी एक सिद्धांतों की। आपने सामाजिक विज्ञानों के सिद्धांतों में बहुत अच्छे से देखा होगा। पहले कोई एक सिद्धांत निकलकर सामने आता है, उसके विरोध में दूसरा सिद्धांत आ जाता है, और जब विरोध में दूसरा आता है तो तीसरा जो सिद्धांत आता है वो फिर दोनों को मिलाते हुए निकलता है। आप कोई भी देख लो, सीखने के सिद्धांतों को देख लो, प्रेरणा के सिद्धांतों को देख लो, संवेग के सिद्धांतों को देख लो, मनोविज्ञान में जितने भी सिद्धांत हैं, और मनोविज्ञान में नहीं बल्कि सारे विषयों में जितने भी सिद्धांत हैं, उन सब में यही होता है कि पहले एक चीज प्रतिपादित की जाती है। जैसे इंटेलिजेंस की आप देखते हैं, वन फैक्टर थ्योरी आई। पहले लोगों ने कहा एक है बुद्धि, उसके विरोध में दूसरे खड़े हुए कि नहीं, एक नहीं दो है बुद्धि। फिर तीसरे और निकल के आए कि नहीं, दो नहीं है, तीन है बुद्धि, तीसरी फिर निकल आई। कुछ ने कहा कि बहुत है बुद्धि, ठीक है। तो इसी तरीके से ये चीजें चलती रहती हैं। वाद, प्रतिवाद और संवाद से निकलकर चीजें सामने आती हैं। ये कहते हैं कार्ल मार्क्स, आध्यात्मिकता की बात को छोड़ो, धर्म की बात को छोड़ो। धर्म को तो अफीम का नाम दिया है। धर्म सबसे बड़ा गुनाह है जीवन का, अफीम का नाम देते। नशा, धर्म नशा है, उससे मानव को दूर रहना चाहिए। भौतिकता की बात करो, किसी ईश्वर ने इस जगत को नहीं बनाया है। मार्क्स कहता है कि संसार का विकास उत्पादक भौतिक शक्ति के कारण हुआ है। ये बहुत बड़ी बात कह देता है मार्क्स, ठीक है। मार्क्स क्या कहते हैं, जरा देखो, एक बार फिर लिखते हैं डायलेक्टिक के बाद। मार्क्स कहते हैं कि संसार का विकास उत्पादक भौतिक शक्ति,
से हुआ है। प्रोडक्टिव फिजिकल एनर्जी, विज्ञान यही कहता है, उत्पादक भौतिक शक्ति से सब कुछ निर्मित हुआ है, कोई आत्मा परमात्मा की बात नहीं। और इसी सिद्धांत के आधार पर सृष्टि क्रम की उत्पत्ति, समाज की उत्पत्ति और आजकल समाज में जो चल रहा है उन सब की व्याख्या कार्ल मार्क्स कर देते हैं कि भौतिकता ही सत्य है, भौतिक शक्ति जो है वो प्रोडक्टिव है और उसी से सब कुछ निकलता है। और उस शक्ति की फिर व्याख्या करते हुए ये कहते हैं कि ये जो भौतिक शक्ति होती है इसी के दो पक्ष होते हैं, एक होता है सकारात्मक पक्ष, सकारात्मक, और एक होता है नकारात्मक। कोई भी चीज एक पक्षीय नहीं हो सकती इस दुनिया में, हमेशा टू साइडेड होंगे, उसकी दुमुखी होगी हर चीज। तो उसी भौतिक शक्ति के एक तो शक्ति वो है जो सृजन करती है और एक शक्ति वो है जो विध्वंस कर देती है, चीजों को खराब कर देती है, नष्ट कर देती है। तो सृजन की शक्ति और विनाश की शक्ति साथ चलती है और इन्हीं दोनों शक्तियों के संयोग से ही इस समूची सृष्टि में विकास क्रम चलता रहता है, इस समूचे समाज में परिवर्तन का खेल चलता रहता है और हमारा जीवन चलता रहता है, ये कहते हैं। अब इस बात को उन्होंने जीवन के हर क्षेत्रों पर लागू कर दिया, ठीक है। तो इतनी महत्वपूर्ण बात। अब आइए वैज्ञानिक समाजवाद। समाजवाद एक अलग चीज है। समाजवाद यह बात करता है कि उत्पादन के जो साधन हैं किसी भी राष्ट्र के या किसी भी देश के, उन पर कुछ लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि उत्पादन के साधन सभी के होते हैं और सभी का बराबर अधिकार होना चाहिए। पूंजीवादी व्यवस्था के बिल्कुल अगेंस्ट। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर चंद लोगों का अधिकार होता है, जैसे उद्योगपति हैं अंबानी और अडानी जैसे। और जो सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सबका सामूहिक अधिकार होता है और उससे जो भी कुछ उत्पादित होता है उसमें उनके कार्य अनुसार उनकी हिस्सेदारी तय हो जाती है और उन्हें उनका हिस्सा मिलता है। ये है समाजवाद, ठीक है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या, वाद संवाद प्रतिवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, उत्पादन के साधनों पर जब सभी का अधिकार होता है वो, और मार्क्सवाद ऐसी विचारधारा जो मार्क्स नाम के आदमी ने दी है। तो ये तीन बातें हमने यहां पर करी। अब कार्ल मार्क्स के जीवन के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि क्या है कार्ल मार्क्स का जीवन काल, कब से कब तक ये रहे, क्या इन्होंने किया, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इंट्रो इसका पूरा होगा। कार्ल मार्क्स जर्मनी के एक यहूदी परिवार में पैदा हुए। जर्मनी यहूदी परिवार, ठीक है। यहूदी शायद सबसे ज्यादा मानव विकास के क्षेत्र में जितना योगदान यहूदियों का है शायद ही उतना किसी का हो, ठीक है। बड़ी बुद्धिमान माने जाते हैं यहूदी। यहूदी परिवार में हुआ, पर बाद में कुछ दिन बाद ये ईसाई धर्म के प्रभाव में आकर ईसाई बन गए। उसके बाद इनकी शिक्षा दीक्षा हुई सब जर्मनी में ही, वॉन विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए गए ये, और वहां पर इन्होंने शुरुआत में तो कानून को पढ़ना चाहा पर उसमें मजा नहीं आया। इन्होंने दर्शन और इतिहास को पढ़ा, दर्शन और इतिहास। यहीं पर इन्होंने हीगल को पढ़ा। हीगल ने बड़ा प्रभावित किया इनकी बातों को, और इन्होंने जो है उसी के आधार पर अपनी सारी चीजों को आगे बढ़ाया, हीगल के आधार पर। उसके बाद हाँ, इनका मैंने टाइम पीरियड नहीं लिखा है। 5 मई 1818, 5 मई 1818 से इनका जीवन काल शुरू होता है और 14 मार्च 1883 ये इनका जीवन काल रहा है सर, ठीक है। हाँ, अब ठीक है। 1848 में इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की। पीएचडी कंप्लीट की इन्होंने, और पीएचडी का इनका टॉपिक बड़ा किताबों में लिखा रहता है, एपिक्यूरियन और डेमोक्रिटस के प्राकृतिक दर्शन में भेद। ये दो बड़े विचारक थे, है ना, एपिक्यूरियन और डेमोक्रिटस। इन दोनों की फिलॉसफी में क्या अंतर है, इस पर इन्होंने पीएचडी की और डॉक्टरेट की उपाधि
हासिल की। चाहते ये थे कि इसी यूनिवर्सिटी में जहाँ से ये पढ़े थे वहीं पर प्रोफेसर बन जाएं, पर परिस्थितियाँ इस तरीके की रहीं कि ये वहाँ पर प्रोफेसर नहीं बन पाए। और इसके बाद इन्होंने एक रीन-चे जेतुंग ये एक मैगजीन का नाम है जो जर्मन में निकलती थी, इसको संपादित करना शुरू किया, मतलब इसका पब्लिकेशन शुरू किया, इसके संपादक बन गए। ठीक है, इस पत्रिका के संपादक बन गए और यहीं से इनका जो प्रभाव था वो बढ़ता चला गया। ठीक है, अब इससे पहले भी इन्होंने कुछ लोगों को सुना था और पढ़ा था, जिनमें कि सेंट साइमन और चार्ल्स फेरियर का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। समाजवाद का विचार मार्क्स से शुरू नहीं होता है, बल्कि उससे पहले भी कुछ विचारक रहे हैं, जो दो नाम मैंने अभी लिए, सेंट साइमन और चार्ल्स फोरियर। इन दोनों के जो सामाजिक विचार थे, समाजवाद के जो विचार थे, उन विचारों ने मार्क्स को बड़ा प्रभावित किया और वो उस दिशा में बहुत गंभीरता से सोचने लगे। उसके बाद साहब ये जो है पेरिस चले गए, शादी कर गए, और जहां एक फ्रैंको जर्मन शब्दकोश के संपादक फिर बने, फ्रैंको जर्मन डिक्शनरी या शब्दकोश कह लीजिए के संपादक, इसको फिर संपादित किया इन्होंने। ठीक है, और यही पेरिस में ही कार्ल मार्क्स की मुलाकात एक और आदमी से होती है जिनका नाम है एंजेल बहुत बड़े उस समय के उद्योगपति थे एंजेल, उनसे इनकी मुलाकात होती है और दोनों मिलकर एक पुस्तक की रचना करते हैं, जिस पुस्तक का नाम था होली फैमिली। इसका संपादन इन्होंने, इसको प्रकाशित करवाया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर ये लंदन चले गए 1845 में। ठीक है, 1845 में ये लंदन चले गए। एक डेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है ये पीएचडी वाली, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा कि ये कब की डेट है इनकी, कब मिला इनको। ठीक है, ये वहां से फिर लंदन चले गए साहब, और लंदन में इन्होंने जो महत्वपूर्ण काम और किए उनको आप देखिए। अब इनके महत्वपूर्ण काम शुरू होते हैं 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र, जिसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहा जाता है, उसका प्रकाशन हुआ और ये बहुत ही क्रांतिकारी चीज थी। ठीक है, उसके बाद 1847 में एक पुस्तक और इन्होंने लिखी, वो भी काफी महत्वपूर्ण है, पूछ ली जाती है कई बार परीक्षा में, जिसे पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी कहा जाता है। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ये भी किताब एक इन्होंने पब्लिश की, इसे कहा जाता है। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण किताब इनकी है 1867 में पब्लिश हुई, दास कैपिटल, पूंजी कह देते हैं इसको, दास कैपिटल। और ये जो ग्रंथ हैं, इनमें से ये जो दास कैपिटल है, ये दास कैपिटल साहब वैज्ञानिक समाजवाद का प्रमुख आधारभूत ग्रंथ है। ठीक है, आधारभूत ग्रंथ कौन सा है? दास कैपिटल। और 17 मार्च 1883 को 14 मार्च 1883 को निधन हो, समाप्त हो। पर इनके विचारों का इतना जबरदस्त प्रभाव था साहब कार्ल मार्क्स का कि दुनिया को बदल के रख दिया इनके विचारों ने। कार्ल मार्क्स के विचारों ने दुनिया को बदल के रख दिया। और क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, उसके पीछे कौन कौन से दर्शन छिपे हुए हैं, कौन कौन सी चीजें छुपी हुई हैं, उनके बारे में जरा हम बात करेंगे। सॉरी, इनके पीएचडी के बारे में मैं बात कर रहा था। तो इनकी पीएचडी अवार्ड हुई थी 1841 में, उसको 48 ना समझ के 41 समझिएगा, ठीक है, तब सीक्वेंस बन जाएगा। 1845 में ये लंदन चले गए। ठीक है, तो ये बात रही इनके जीवन काल की। अब
इनके दर्शन पर सीधे हम आते हैं, इनकी विचारधारा का हम अध्ययन करेंगे। थोड़ा लाइट नहीं है अभी, उसके बाद हम कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं पूरे, कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, उनको हम 4 बिंदुओं में मुख्य रूप से बांटेंगे। 4 बिंदु, कौन कौन से 4 बिंदु बांटेंगे हम? एक तो हम बात करेंगे डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये देखेंगे हम कि ये क्या होता है, इसके मायने क्या हैं। दूसरी हम बात करेंगे इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, इतिहास की व्याख्या भी की है इन्होंने। और एक सिद्धांत हम देखेंगे वर्ग संघर्ष का, क्लास स्ट्रगल की बात ये करते हैं, वर्ग संघर्ष की ये बात करते हैं। तो वर्ग संघर्ष क्या है, क्यों उसके कारण होते हैं, क्यों वो होता है, उसका परिणाम क्या होता है। और एक चौथा सिद्धांत हम इनका देखेंगे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो इन 4 मुख्य बिंदुओं पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कार्ल मार्क्स की जो दार्शनिक विचारधारा है, जो सामाजिक विचारधारा है, जो शैक्षिक विचारधारा है, वो क्या है, वो हमें तभी समझ में आएगी। 4 बातें हम देखने वाले हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हम देखेंगे, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या देखेंगे, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देखेंगे और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत देखेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होती है एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।